Students, welcome to all of you. Your science and maths teacher Nancy here. सो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्टैक्ट फोर्सेस तक कंप्लीट कर लिया था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते थे कि जो फोर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से लगते थे। जैसे कि मुझे कोई बैग उठाना है तो मुझे उसको फिज़िकली टच करना पड़ेगा और उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से हमें पता चलता है कि जो फोर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना ही लगते हों उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से हम क्या समझते हैं, जो फोर्स मैग्नेट्स के बीच में लगता है। हमें पता है कि जब दो सिमिलर पोल्स आपस में आमने सामने आते हैं, सपोज करें ये भी नॉर्थ पोल है एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉर्थ पोल, हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। अगर ये आमने सामने आते हैं, पास हम इन्हें लेकर आते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे, दूर दूर लेना शुरू कर देंगे। और अगर डिसिमिलर पोल्स पास आते हैं, यानी कि अगर एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या होना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहे हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स कहीं और भी हम लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है और हमारे पास बहुत सारी आयरन नेल्स पड़े हैं, इनकी कीलें पड़ी हैं, तो हम जब मैग्नेट को उसके पास लेकर जाएंगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है कि अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। कि एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट पर एक फोर्स लगाता है। कौन सा लगाता है, या रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, और उस फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से होता है। चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, किसी चीज़ के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइन। अब इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ। हमने स्ट्रॉ लेना है और उसे 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देना है। अब एक पीस को तो हमने यहाँ पर सस्पेंड कर देना है, लटका देना है थ्रेड की हेल्प से, और दूसरे को हमने हैंड में लेना है। अब इसे क्या करना है, एक स्ट्रॉ को किसी पेपर शीट पर रब करना है। सपोज हमने ये वाला स्ट्रॉ रब किया, तो जैसे ही मैं इस रब स्ट्रॉ को इसके पास लेकर जाऊंगी तो ये अपना पोजीशन चेंज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि एक के पास चार्ज आ गया और उसने दूसरे को भी चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है, या प्लस आया या माइनस आया। अगर हम जनरली लाइफ में देखें तो हम कभी कभी कॉम्ब कर रहे होते हैं, हमारे बालों की तरफ कॉम्ब की तरफ बाल अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर भी कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी कभी हम ब्लैंकेट में अपने आप हैंड रब करें या कुछ भी करें, वहाँ पर कुछ स्पार्किंग सी होती है, तो वहाँ पर भी कौन सा चार्ज फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज अनचार्ज बॉडी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस लाइन का मतलब, अब इस स्ट्रो को तो मैंने रब किया था, ये इस पर तो कोई चार्ज आ गया, इसको तो मैंने रब नहीं किया था तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, फिर भी इसने इसको शेक करना शुरू कर दिया। यानी कि एक चार्ज बॉडी के द्वारा एक चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन वैन द बॉडीज़ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। कि ये दोनों जब कॉन्टैक्ट में नहीं थी फिर भी एक फोर्स अप्लाई हुआ और उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फाइन। इसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जनरली हम बचपन से इसको पढ़ते हैं, जो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। मतलब जो हम जनरल लैंग्वेज में देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम ऊपर से गिरते हैं तो वो सीधा नीचे आकर गिरती है, क्योंकि अर्थ के द्वारा एक फ़ोर्स लगाया जाता है। जो फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जनरली हम ग्रेविटेशनल को अर्थ से रिलेट करते हैं, बट ये अर्थ से नहीं बल्कि हर चीज़ से रिलेट होती है। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। खाली अर्थ की ये प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। की एक ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता ही लगाता है। जब वो अर्थ के अंदर है या किसी एटमॉस्फेयर में है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन। मान लो जैसे टैप मैंने चलाई तो पानी हमेशा नीचे ही क्यों आता है, बिकॉज नीचे एक फोर्स लग रहा है फ्लोर के द्वारा, जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। Objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called as force of gravity or just gravity. इसे हम force of gravity भी कह सकते हैं और gravity भी कह सकते हैं और gravitational force भी कह सकते हैं। This is an attractive force. ये कौन सा फोर्स है, attractive force है, यानी कि सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। फाइन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर से हम हिंदी में क्या समझते हैं, दबाव डालना किसी चीज़ पर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही हम इजीली उसको पुश कर सकते हैं या पुल कर सकेंगे। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और साइक्लोन
कैन ब्लो अवे इवन रूफ टॉप्स, की छत को भी उड़ा देता था जब पहले ज़माने में, या हम बचपन में देखें अब भी जब तूफ़ान आता है तो किसी जो हमारी टेम्परेरी रूफ्स होती हैं उन्हें वो ख़त्म कर देता है, उसके पोजीशन उनकी चेंज कर देता है। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर, की जो साइक्लोन्स या विंड्स के जो ज़्यादा बहाव हो जाते हैं ये किस वजह से होते हैं, एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by a pointed end. Could you do it with the same? अब उसने क्या कहा है, कील को हमने टेबल में डालना है। किस तरह से डाल सकते हैं हम, हैमर भी ले सकते हैं। Try cutting vegetables with a blunt and sharp knife, which is easier. हमने क्या करना है, वेजिटेबल्स को कट करना है एक शार्प नाइफ लेकर। Do you get the feeling that area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? कि मेरे पास आयरन नेल का जो पतला सा एरिया होता है, अगर टिप होती है, अगर वो थिन हो या फिर थिक हो, किस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि पतली नेल इजीली टेबल के अंदर चली जाएगी या जो थिक होगी वो इजीली अंदर चली जाएगी। जो पतली होगी डेफिनेटली वो अंदर इजीली चली जाएगी, थोड़े से फोर्स लगाने से ही वो आयरन नेल क्या होगा, टेबल के अंदर चला जाएगा। यानी कि सरफेस एरिया का बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पर। जिसका सरफेस एरिया कम है उस पर ज़्यादा प्रेशर डल सकता है। कैसे? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सीनियर क्लासेस में भी बहुत काम आती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इससे हम दो चीज़ें समझते हैं, एक तो क्या है, प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दूसरा क्या है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम इससे डिफाइन कर सकते हैं P इज़ प्रोपोर्शनल टू F एंड P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इससे क्या प्रूव होता है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। अब एक आयरन नेल है, जितना ज़्यादा उस पर मैं फोर्स लगाऊंगी उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, उतनी ही ईजिली वो टेबल के अंदर जा सकती है। अगर हम इससे देखें कि एक तो मेरे पास पतली टिप वाली आयरन नेल है और एक ब्रॉडर टिप वाली है, कौन सी अंदर ईजिली चली जाएगी टेबल के? डेफिनेटली ये वाली। क्यों? क्योंकि जिसका एरिया कम है उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। तो इस आयरन नेल का जो एरिया था वो कम था, इसीलिए इस पर प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। और ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो इजीली कहाँ चली जाएगी, टेबल के अंदर। इसमें अगर देखें एरिया ज़्यादा हो गया क्योंकि ब्रॉडर है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, और अगर प्रेशर कम होगा तो वो इजीली अंदर नहीं जा सकती। ठीक, तो एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, यानी कि टेबल में नेल इजीली चली गई, और एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम तो वो आयरन नेल इजीली अंदर नहीं जाती टेबल के। फाइन, तो यहीं पर ही दिया है, सो द स्मॉलर एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम सोर्स। तो वो कह रहा था स्मॉलर द एरिया, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक, द एरिया एट द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर, जिसका पॉइंटेड एंड था यानी कि जिसकी नेल की टिप जो थी वो बहुत पतली थी, उसका एरिया क्या था, कम था, और इसलिए उसके ऊपर प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा लगा। ठीक है, अब एक बैग की स्ट्रैप होती है जो हम बैग कैरी करते हैं स्कूल्स वगैरह में, किसी की स्ट्रैप बहुत पतली होती है और किसी बैग की स्ट्रैप बहुत ज़्यादा थिक होती है। अब जब हम पतली स्ट्रैप को कैरी करते हैं अपने शोल्डर पर तो क्या होता है, हमें पेन होना शुरू हो जाता है, और अगर थिक को लेते हैं तो वो पेन इसके कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? जो पतला स्ट्रैप होगा उसमें एरिया क्या होगा, कम। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इज़ इक्वल्स टू 1/A। पतला स्ट्रैप होगा तो एरिया क्या होगा, कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा शोल्डर क्या करेगा, पेन करेगा। दोबारा बताते हैं कि जिस स्ट्रैप का एरिया कम था उसका प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हमारा जो शोल्डर है वो पेन करता है। अगर इधर देखें एरिया क्या है, ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम, प्रेशर कम है तो हमारे शोल्डर पर जो है वेट कम फील होगा, इसलिए हमें पेन कम होती है। फाइन, तो एक रिलेशन है। इसके बाद आता है प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो प्रेशर जो है लिक्विड के द्वारा भी लगाया जाता है, गैसेस के द्वारा भी लगाया जाता है। हमारे पास जनरली एग्जांपल्स होते हैं। अब गैसेस में हम कैसे कह सकते हैं, अगर हम बैलून को जब हम फुलाते हैं तो अंदर हमें गैस फिल करते हैं, जितनी ज़्यादा गैस फिल करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी उस बैलून के ऊपर और उतना ही बैलून क्या होता है, फूलता जाता है। इसी तरह लिक्विड भी एक प्रेशर अप्लाई करता है। जब लिक्विड के ऊपर हम
इन्वर्टेड करके, उल्टा करके कोई मग रखते हैं तो वो क्या होता है, इजीली अंदर नहीं जा पाता, यानी कि लिक्विड भी एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है जिसकी वजह से वो मग अंदर नहीं जा पाता। फाइन। अब इस एक्टिविटी में हमने एक ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं हम, नीचे से और ऊपर से वो ओपन होनी चाहिए। हम नीचे क्या लगाते हैं, एक बैलून लगा देते हैं रबर का। जैसे हम थोड़ा सा पानी पाते हैं वो थोड़ा सा फूलता है। जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो ज़्यादा फूलना शुरू कर देता है। क्यों? इससे क्या प्रूव होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम, कि जितनी हाइट तक हम पानी भरते जाएंगे नीचे उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और जितने बॉटम पे जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही वो बैलून फूलना शुरू कर देगा। फाइन। इधर भी यही है कि अगर हम एक बॉटल लेते हैं, अगर वो बंद है तो उसके अंदर से पानी कहीं नहीं लीक होगा, लेकिन जैसे हम उसमें कहीं 3-4 होल्स कर देते हैं तो क्या होगा, पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि अगर इस होल से पानी कम आ रहा है, इस होल से ज़्यादा आ रहा है। अगर हमने चारों तरफ होल्स इक्वल साइज़ के किए हैं तो पानी भी इक्वल साइज़ का यहाँ से निकलेगा। ये तो नहीं है कि एक होल से पानी ज़्यादा निकलेगा, एक से कम। चारों होल्स के अगर एक ही साइज़ के हैं तो पानी भी इक्वल निकलेगा। सो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, कि लिक्विड जो है इक्वल ही प्रेशर लगाता है हर चीज़ के ऊपर। अगर चारों होल्स एक ही साइज़ के हैं तो चारों में से इक्वल क्वांटिटी का पानी निकलेगा। फाइन। इसके बाद हमारा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से ही पता चलता है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस प्रेजेंट हैं, एयर प्रेजेंट है, तो वो जो प्रेशर लगाते हैं वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास सारी हवा है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नॉन एज एटमॉस्फेयर, तो ये हवा की एक परत को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के काफ़ी ऊपर तक ये जो एयर है वो फैली हुई है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर के आसपास जो हवा है, उससे ऊपर जो हवा है, उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of air in this cylinder is atmospheric pressure. उन्होंने कहा है अगर हम एक यूनिट एरिया लें, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एरिया ले सकते हैं, मतलब 1 होना चाहिए, 1 मीटर सेंटीमीटर आप कुछ भी ले सकते हैं। एक सिलेंडर लिया जिसके नीचे का यूनिट एरिया है, तो इस सिलेंडर के अंदर जितनी एयर होगी, और या फिर इस सिलेंडर के अंदर का क्या लिखा हुआ है, देन द वेट ऑफ द एयर इन दिस सिलेंडर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि इसके अंदर जितनी एयर होगी उसका जो वेट है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर की एयर जितना प्रेशर लगा रही है कंटेनर की वॉल्स पर उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद इन्होंने कहा एक रबर लेना, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सक्कर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, जैसा कि हमने देखा हुआ है। प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, हम जब इसे सरफेस पे डालेंगे पहले तो ये नीचे की तरफ जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब हम इसे बिल्कुल नीचे कर देते हैं ज़मीन पर या जहाँ भी हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल चिपक जाता है ज़मीन के ऊपर जाके। यानी कि व्हेन यू प्रेस द सक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट, कि जैसे ही मैंने इसको नीचे की तरफ प्रेस किया, जो इसके अंदर की सारी हवा थी वो बाहर आ गई, यानी कि अब इसके अंदर ज़रा सी भी हवा नहीं बची। लिटिल बिट अमाउंट में हो, नेग्लिजिबल करी जाती है उसे। द सक्कर स्टिक्स टू द सर्फेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट, अब जो है ये इसके नीचे क्यों चिपक गया, बिकॉज बाहर से इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गया। पहले इसके अंदर भी हवा थी, सारी हवा थी, उसके पास प्रेशर था, एटमॉस्फेयर में भी हवा थी, उसके पास भी प्रेशर था, तो वो प्रेशर क्या था, इक्वल हो रहा था, जिसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं था। अब इसके अंदर तो सारी हवा ख़त्म हो गई, यानी कि सारा प्रेशर ख़त्म हो गया, तो प्रेशर रहा कहाँ, एटमॉस्फेयर में। अब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वो उसको डोमिनेट करना शुरू कर देगा, यानी कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर था वो ज़्यादा प्रेशर लगाना शुरू हो गया और ये बिल्कुल स्टिक हो गई ज़मीन के ऊपर। अगर इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहती है तो हम इसे रिमूव भी नहीं कर पाते ईजिली। ठीक है ना, हमारे पास इतना फोर्स होना चाहिए कि हम इसे रिमूव कर पाएँ। वेट ऑफ द एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द एरिया इज़ नियरली इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिस। The reason we are not crushed under this weight is that pressure inside our body is equals to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside, कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट है और जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो दोनों इक्वल हैं और आपस में बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी पर भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।